सारथी। सीएम धामी ने नई दिल्ली में परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सरल बनाने का अनुरोध। हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में लगेंगे 50 लाख पौधे। 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत। 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। मलिन बस्तियों पर एमडीडीए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सरकार की कार्रवाई के खिलाफ बस्ती वासियों का हल्ला बोल कर उठाया सवाल। रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया ऐलान। टेलीस्कोप के माध्यम से तारों को करीब से देख सकेंगे। मानसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकुनगुनिया के प्रकोप बढ़ा। दून नगर निगम में अब अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। आपदा में हेलीकॉप्टर के साथ अब ड्रोन से भी ली जाएगी मदद। 900 स्वयं सेवक तैयार। आईटीडीए से सर्विस सेवा के रूप में ड्रोन लेने का फैसला। की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते नजर आए। महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया। और बीजेपी नेताओं के नाम पर महिला उत्पीड़न में सामने आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी नेता के नाम जो हैं शामिल आ रहे हैं। राज्य सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है, ये आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। पौड़ी का रुख करते हैं। पौड़ी से खबर है, लोडर की चपेट में आया एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना के बाद से मंडल मुख्यालय एटीसी के पास ये हादसा हुआ है। तो इस हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। एटीसी के पास ये मंडल मुख्यालय एटीसी के पास ये हादसा हुआ है। लोडर की चपेट में आया ये बाइक सवार, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। पौड़ी से खबर सामने आ रही है, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। बढ़ते आगे, मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला, जिससे उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान कर सकें। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके और चुनावी माहौल खराब करने वाले सामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई कर सके और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करे। जबकि सर्वविदित है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए कानून की लोगों को जानकारी देने के लिए डोईवाला पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली और देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया।
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत तो पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को 3 नए कानूनों की जानकारी दी है। पुलिस कर्मियों ने फिलहाल लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और 3 नए कानूनों का मकसद क्या है, लोगों को समय से कैसे न्याय मिल सकेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नए कानून 1 जुलाई से शुरू होने वाला है और इससे जो है बहुत अच्छा फायदा लोगों को बताया जा रहा है नए कानून के संबंध में समस्त लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो 1 जुलाई से कानून काम करने वाले हैं जी तो आज ये जन जागरूक रैली उसी ये हमारे थाने के द्वारा समस्त जनपद में जन जागरूकता रैली की जा रही है। न्याय ज़्यादा है, पुराने कानून से नया कानून बेटर है। तो आज ये जन जागरूक रैली किस लिए है? लोगों को बताने के लिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए रैली की जा रही है। तो 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है। हाँ, नया कानून न्याय के हित में है, पुराना कानून से बेहतर है। तो आप लोगों को बताने वाले हैं कि नया कानून जो है फायदेमंद है। सितारगंज प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के करीब कृत्य और आपको बता दें, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के विरोध में अंकिता भंडारी और प्रदेश में अन्य दुष्कर्म में बीजेपी के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और प्रदेश सरकार इस मामले में मौन है। इसके विरोध में नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सितारगंज के मुख्य चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट का पेपर लीक और अग्निवीर का दिल्ली में विरोध करने पर बीजेपी सरकार द्वारा लाठीचार्ज करने पर भी आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क से सदन तक जुर्म के खिलाफ विरोध जता रहा है। तपस ग्रहण किया गया, अत्याचार शुरू हो गया। अभी देखिए आज के पेपर में हिंदुस्तान के 5वें नंबर पर 3 पुलिस वालों को भाजपा के लोग शराब पी रहे थे होटल में, पुलिस वालों को पकड़ लिए, मारपीट हुए। तो ये अत्याचार करना शुरू किए हैं। कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष, नगर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को गोली मार दी गई कदरपुर में। तो ये बिल्कुल मालूम होता है सरकार है नहीं है और इस तरीके से बिल्कुल आवश्यकता फैलता जा रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुतला फंस रहे हैं। सरकार है जहाँ तहाँ बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की, मुलाकात की और कनेक्टिविटी क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वर्ष 2016 में ही सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत हुए 6 मार्गों की अधिसूचना जारी करने और कुमाऊं और गढ़वाल को संयोजित करने वाले मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध भी किया गया। साथ ही उन्होंने मोहकमपुर आरोबी से जबपुर आरोबी तक के मार्ग को लेकर एलिवेटेड मार्ग के रूप में परिवर्तित करने और देहरादून में निर्माणाधीन रिंग रोड पर विशेष कार्य को स्वीकृति प्रदान करने और मसूरी की देहरादून की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ बनाने और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं विजन 2047 में सम्मिलित करने और अफजलगढ़ भागुवाला बाईपास के निर्माणाधीन प्रस्ताव को भी अंतिम स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया।
खबर देहरादून से है, जहां हरेला पर्व को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रदेश भर में इस पर्व के मौके पर 50 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड की विरासत है और इसको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उठाकर सरकारी कार्यक्रम भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे हम इसको संगठनात्मक कार्यक्रम भी हमने बनाया है। हम हर साल हरेला पर्व मनाते हैं और बूथ स्तर तक हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम इसमें काफ़ी लंबे समय तक चलता है। महीने 2 महीने तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। इसके माध्यम से हम बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तो एक दिन पेड़ लगाने मात्र से पेड़ नहीं बचेगा, न बड़ा होगा। तो जहाँ वो पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिन जगहों पर वो लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से भी मेरी अपील है कि वो इसके महत्व को समझें और उन पेड़ों को संरक्षण दें, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करें। मुझे ध्यान में जब मैं मेयर था तो एक बार प्लांटेशन हमने एक जगह किया था, उसमें जिन लोगों के घरों के आगे वो प्लांटेशन हुआ, उनसे रक्षा सूत्र बनवाए थे। एमडीडीए द्वारा राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर मलिन बस्ती निवासी लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और इस बात पर बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, इसके अनुसार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है और इसका बाकायदा जांच पड़ताल हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कहा कि एनजीटी की बात की जाए तो जो अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया, बल्कि गरीब लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले एक बात कही है कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में अभियान नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। अभी काठबंगला क्षेत्र में गब्बर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी। एक महिला की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण रही वहाँ पर हुई है और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहाँ पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। देखिए, ये कैसे बसासत हुई? क्या तब प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? और जहाँ तक एनजीटी इत्यादि की बात करते हैं तो पुलिस का इतना बड़ा जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है स्पना नदी में, वो कैसे बन गई? विधानसभा कैसे बन गई? अनेकों अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं जिसमें अतिक्रमण भी है और चीजें भी हैं, उनके रिजॉर्ट में तोड़ डाले, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनके पास 14 के 15 के भी कागजात हैं, लेकिन उनके घरों में भी किसी नेता के कहने पर डोजर चलाया जा रहा है। एक पार्षद है जिनकी संपत्ति में इस तरीके का कार्रवाई एक नेता के कहने पे की गई है, तो निश्चित ही ये दुखद है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। अच्छा होता कि सरकार जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके रहने की कहीं पहले व्यवस्था करती, उसके बाद खाली कराती। रुक करते हैं अगली खबर का। एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी की जा रही है और इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बनाया जा रहा है और मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का केंद्र माना जाता है, जहाँ भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों में प्राकृतिक माहौल के अंदर टेलीस्कोप के माध्यम से लोग तारों के दर्शन और इसके साथ ही लोगों को एस्ट्रो टूरिज्म की तरफ आकर्षित कर सकें। इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहाँ पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो, वहाँ पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है, लोग वहाँ देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहाँ पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहाँ पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी,
तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे। तो काफ़ी लोगों ने आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है, मैंने देखा है। तो काफ़ी लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो एस्ट्रो टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, इसके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। फिलहाल हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा रुख करते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट जो हादसा हुआ उसको लेकर क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए। आम आदमी पार्टी की संपूर्ण संवेदना और सहानुभूति इन सारे परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में या तो जान गंवाई या घायल हुए हैं। दोस्तों, ये केवल कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। और ये हत्या इसलिए है क्योंकि ये वही टर्मिनल 1 बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 10 को देश के सामने किया था। ये बड़ी गंभीर बात है कि मार्च 14, मार्च 15 को चुनाव घोषित होने थे, टर्मिनल 1 की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और मोदी जी मार्च 10 को जाके टर्मिनल 1 बिल्डिंग का उद्घाटन कर देते हैं। और होता क्या है, कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश में पूरी छत टूट जाती है, लोग मरते हैं, लोग घायल हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि देश में चुनाव में अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर लोगे, उसकी वाहवाही लूट लोगे। जनता मरती है, जनता के ऊपर क्या बीती उसका कोई ये दुख नहीं है। और ये केवल एक घटना नहीं है। कल जबलपुर का डोमेस्टिक टर्मिनल, बड़ी हैरानी की बात है, 2 दिन के अंदर ऐसी 2 घटनाएं बाहर आती है कि 2 नए कंस्ट्रक्टेड टर्मिनल्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स की छत टूट जाती है। कल 27 जून को जबलपुर की जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसकी भी छत, सिमिलर इंसिडेंट। पहली बारिश होती है, बारिश ज्यादा होती है, क्या होता है, नए नवेले टर्मिनल की छत टूटकर गिर जाती है। कहते हैं वहां पे भी कुछ लोग घायल हुए हैं। और इससे बड़ी हैरानी की बात है कि इस टर्मिनल का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था मार्च 10, उसी तारीख को किया था जब दिल्ली के टर्मिनल 1 बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। मतलब आनंद फानन में चुनाव घोषित होने से पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे रिबन लगवा दी, फीता काट दिया और बोला कि चलो आप इस्तेमाल करना शुरू करो, बाद में देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले ये मांग करती है कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना के कारण, उनके परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनके और उनके परिवारों को 50-50 लाख की मुआवजा की राशि दी जाए केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश भर में, और ये 1-2 इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी मैं तमाम कुछ इंसिडेंट्स गिनाऊंगा जो संकेत कर रहे हैं कि किस प्रकार से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन परिस्थिति में किन लोगों को दिए जा रहे हैं। आधा अधूरा काम होता है, पेमेंट पूरी होती है और कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों बाद उन प्रोजेक्ट्स में सारी कमियां बाहर आ जा रही है। मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट्स गिनाए, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बिल्डिंग जिसकी छत आज गिरी, कल जबलपुर डोमेस्टिक टर्मिनल का बिल्डिंग जिसकी भी छत कल गिरी थी। इससे पहले अटल सेतु ब्रिज जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था जनवरी के महीने में इसी साल, तब क्या कहा था, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। ये वही अटल सेतु ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। 21 किलोमीटर का ब्रिज है। 17,800 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है। शानदार तस्वीरें खिंचाई थी मोदी जी ने जब इनॉग्रेट किया था, सारी देश की मीडिया ने वाहवाही करी थी। 6 महीने के अंदर खबर आ रही है कि मोटे मोटे क्रैक्स इस अटल सेतु ब्रिज में पाए गए हैं।
मोटे। तो इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सवाल उठाए गए और साथ ही मुआवजे की मांग की गई है जिनकी इस हादसे में जो जख्मी हुए, जिनकी जान गई। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। उठा के जेल में रखा हुआ है, तो ये आज न्यायालय का जो फैसला है वो शुभकामना के योग्य है, बधाई के योग्य है। सर, दिल्ली में T1 पर जिस तरह की घटना हुई, इसको भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। 3 लोगों की जान गई है, कई लोग उसमें घायल हुए हैं, तो ये कोई छोटी घटना नहीं। वाटर लॉगिंग एनडीएमसी एरिया में भी हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, अयोध्या में जो हो रहा है, सड़कें टूट टूट जा रही, गड्ढा बन रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जबलपुर का टर्मिनल गिरा, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अटल सेतु के लिए हम जिम्मेदार हैं कि मोरबी के पुल के लिए हम जिम्मेदार हैं? वाटर लॉगिंग में जहां हमारी जिम्मेदारी है, हम मानते हैं, उसको ठीक करेंगे। चलिए, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत को लेकर भी और साथ ही जो हादसा हुआ इसको लेकर भी जिम्मेदारी किसकी है, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे और बात करते हैं, नैनीताल का रुख करते हैं। तल्लीताल क्षेत्र में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर शव मिलने से हड़कंप मच गया और इसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखा और जानकारी के अनुसार तल्लीताल कृष्णपुर क्षेत्र में नेपाली मूल का शेर बहादुर नाम का एक व्यक्ति अपने कमरे में बेसुध पड़ा पाया गया, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने नेपाली मूल के अन्य व्यक्तियों को दी। 112 के माध्यम से पुलिस को दी गई और फिलहाल लोगों की मदद से बेसुध पड़े व्यक्ति को बीडीए पांडे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है। हमने उसका परीक्षण उपरांत ये पाया कि वो उसका नाम शेर बहादुर है, उसके फादर का नाम नहीं पता है। वर्तमान का जो पता पुलिस द्वारा बताया गया वो कृष्णापुर तल्लीताल है। आगे की कार्रवाई कल की जाएगी। अभी उसका सबको हमने मोर्चरी में रखवा दिया गया है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से हुई चेन लूट के मामले में दून पुलिस ने खुलासा किया और आपको बता दें कि थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बसंती देवी के गले से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने चेन स्नेचिंग की और इस पूरे घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और घटना को गंभीरता से देखते हुए देहरादून एसएसपी के द्वारा घटना के अनावरण को लेकर 4 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और सूचना के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। 23 तारीख घटना थी थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में। एक वृद्ध महिला है तकरीबन 85 वर्ष की, तो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:30 या 6 बजे के बीच में उनके साथ जो है एक चेन स्नेचिंग की घटना कारित की गई थी और उसमें तत्काल हमारे द्वारा जो है उनके पुत्र की ओर से एक एफआईआर दर्ज की गई थी। वो भी लूट में 392 आईपीसी की एफआईआर दर्ज की गई थी और विभिन्न टीमों के द्वारा मेरे द्वारा उसमें एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में वर्कआउट करने के लिए लगा दिया गया था। इसका जब फुटेज वगैरह है और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, मोटरसाइकिल का भी हमारे द्वारा ट्रैक किया गया, तो पता ये चला कि इस घटना में जो है कुछ सहारनपुर के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसके उपरांत हमारी टीमों के द्वारा जो है सहारनपुर में डेरा डाला गया और जब तहकीकात की गई, पता करते करते हम लोग वहाँ पहुँचे। 2 व्यक्ति जो है इस घटना में सम्मिलित होना पाया गया। एक का नाम है शुभम मिश्रा और दूसरे का है गौतम कुमार। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जो शुभम मिश्रा जो मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा की स्नेचिंग की गई थी, वो वहाँ जल संस्थान सहारनपुर वहाँ पे जो एसटीपी प्लांट है उसमें एक लैब असिस्टेंट का कार्य करता है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी है। और इसके द्वारा बताया ये गया कि जब जानकारी की गई कि मैं और मेरा दोस्त तकरीबन जो है नशे के आदी हैं, डेली शराब और वो सब चरस वगैरह जो है उसके आदी हैं, स्मैक वगैरह पीने के, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पैसे कम पड़ जाते हैं। तो उन पैसों की पूर्ति के लिए इनके द्वारा जो है वो घटना कारित की गई। तो इसमें दोनों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो बुजुर्ग महिला के गले से जो चेन छीनी गई थी उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और साथ साथ ये भी जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा इस प्रकार की और घटनाएं तो नहीं कारित की गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।